सबसे पहले सबको मतलब ईद मीट में आने के लिए सबका मतलब मन से धन्यवाद और हमारे मीट के लिए इस राइटर मीट के लिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार। आज पॉकेट नॉवेल्स में जो लेखक अपना-अपना नॉवेल्स लिख रहे हैं, उनमें से आज राइटर मीट में हमारे साथ है नितेश कुंभकार। पॉकेट एफएम के ओर से उनका दिल से स्वागत और पॉकेट एफएम पर वो अनमैच्ड लव करके नॉवेल लिख रहे हैं, जो कि अच्छी तरह से नॉवेल है और रीडर्स का बहुत सारा प्यार उस नॉवेल को मिल रहा है। तो इसके लिए नितेश जी के लिए बहुत-बहुत सारी धन्यवाद। इस राइटर मीट शुरू होने से पहले नितेश जी के लिए कुछ पंक्तियाँ मैं कहने वाली हूँ उनकी नॉवेल के लिए, उनकी लिखने की सफ़र के लिए। तो वो पंक्तियाँ ऐसी है, बड़ा आसान है आँखों से इस दुनिया को देखना, बड़ा आसान है इस आँखों से दुनिया को देखना, बस उसे नज़रिया देकर मुआयना करना सिर्फ़ एक कलाकार ही करता है, सिर्फ़ एक कलाकार ही करता है। फिर से नितेश जी, आपका इस राइटर मीट में दिल से स्वागत। क्या बात है श्रेया! सच में कलाकार काफ़ी कुछ कर सकता है। वो मैं कहता हूँ कि सूर्य की रोशनी में भी जो चंद्र को कल्पित कर ले, वो कवि होता है, वो एक साहित्यकार होता है। मैंने कुछ पंक्तियाँ भी पहले लिखी थी, वो मैं भी अभी मेरे पास होगी, मैं देखता हूँ। कहीं पर मैं भूल जाता हूँ अक्सर। वो सूर्य के तेज में चंद्र को कल्पित कर ले वो कवि, जो तीव्र हुँ, बवंडर से पत्र को सहेज ले वो कवि, जो मझधार में फंसकर उजड़े उजड़कर भी हँसे वो कवि, जो राजनीति की भी रीढ़ सीधी कर दे और कहे कि मैं साहित्य हूँ वो कवि, अपनत्व के गान में विविध भाष्य के विधान में संपूर्ण राष्ट्र को समेट ले वो कवि। तो आपने सही कहा कि जो साहित्यकार होता है वो कुछ भी कर सकता है, वो अपनी कल्पना का महारथी होता है और मैं काफ़ी खुश हूँ आज मेरी पूरी टीम, मेरे पूरे परिवार में इसे परिवार मानने लगा हूँ पिछले 1 महीने से और एक परिवार की तरह ही मुझे यहाँ पर प्यार मिला, मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला और ये सफ़र मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन पर्यंत बना रहे पॉकेट एफएम के साथ। ज़रूर, ज़रूर। आपकी मतलब वो दुआ पूरी हो जाए और हमें भी अच्छा लगेगा कि ताउम्र आप हमारे साथ पॉकेट नॉवेल के साथ हमेशा रहें। तो इसी बात पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका लेखन का प्रयास जो कि कैसे शुरू हुआ और आपको कब लगा कि आप लिख सकते हो? मैंने 11th में मैं एग्ज़ाम दे रहा था और मतलब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था और 11th में हमारे यहाँ ज़्यादा कोई पढ़ता नहीं है। तो लास्ट के 7 डेज़ बाकी थे और मैंने कुछ पढ़ा नहीं था। पढ़ाई में वैसे भी मन नहीं लग रहा था, बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो मैंने एक छोटी-सी पोएट्री लिखी थी फर्स्ट टाइम 11th में। वो मुझे याद नहीं है, मे बी अभी बहुत पुरानी हो गई, कहीं पे चली गई है। लेकिन तब मैंने शुरुआत में लिखा था और एक कहानी के रूप में मैंने यात्रा वृतांत लिखा था जब मैं पंजाब गया था, अमृतसर गया था, तो वाघा बॉर्डर मैंने देखा और वहाँ पर एक ऑटो वाले ने मुझे कहा कि कोई गुरु नहीं होता है। जैसे उनके सिखों में गुरु की पदवी चलती है, तो उन्होंने मुझसे एक लाइन कही थी कि गुरु का कोई चोला नहीं होता, वो किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी मज़हब का हो सकता है, बस उसमें काबिलियत होनी चाहिए। तो मैंने वो यात्रा वृतांत लिखा था सबसे पहले, तो मैं कह सकता हूँ कि कहानी के रूप में वही मेरी शुरुआत थी। अच्छा, बहुत अच्छी शुरुआत थी। तो वहाँ पे ही आपको एक लेखन का या एज़ एन राइटर का नज़रिया आपको मिल चुका और आपका प्रयास शुरू हुआ। जी, मैम। तो हाँ, तो मतलब बहुत बड़ी बात है ये एज़ एन राइटर होके। तो मैं आपसे कहूँगी कि ये अनमैच्ड लव, ये जो आपकी नॉवेल्स आपने पॉकेट एफएम पर आप लिख रहे हो, वो आपको कैसे दिमाग में आई? और उसका मतलब वो कैसी कहानी आपके दिमाग में आई कि ये कादम्बरी हो सकती है या फिर ये एक कहानी हो सकती है? ये आपको कहाँ से मतलब सूझा? मेनली मेरी जो पृष्ठभूमि रही है, कार्यभूमि जिसे कह सकते हैं, वो इंदौर रही है। स्वच्छता का शहर। तो उसमें
हम काफ़ी दोस्त जेल चाय बार करके एक चाय बार था, तो उसमें बैठा करते थे। तो अक्सर देखता था कि जो कपल्स आके हमारे पास बैठते थे, तो मैं नोटिस करता था उनकी बातों को। वो अक्सर ये चीज़ कहते थे कि मुझ में ये चीज़ सिमिलर है, आप में ये चीज़ सिमिलर है। तो मुझे लगता था कि ज़रूरी नहीं है कि 2 कपल्स के बीच में हर चीज़ सिमिलर हो। लाइफ़ में एडजस्टमेंट नाम की भी कोई चीज़ होती है और मैंने तो अपने मॉम-डैड को देखा है वो दोनों डिफरेंट है। तो वहाँ से ये आइडिया आया कि मुझे एक ऐसी कहानी लिखना चाहिए जिसमें हमारे नायक और नायिका दोनों डिफरेंट हो। अगर एक बाईं ओर सोता हो अगर अपने बेड पर तो एक दूसरे को दायाँ बेड पसंद हो। तो इस तरह की उनमें अनमेच्ड उनका पूरी कहानी रहे, उनकी लाइफ़ रहे, फिर भी उनमें एडजस्टमेंट इस तरह का रहे कि वो बिल्कुल अलग ही हो। तो मैंने सोचा मैंने कहा इस तरह की कहानी लिखते हैं कि वो लगे, उससे कोई सीखे कि अनमेच्ड होके भी हम साथ रह सकते हैं। ओके, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे रोज़ी जीवन में जो कुछ हमें कहानियाँ छोटी-छोटी दिखती है, जो घटनाएँ हमें दिखते हैं, उनमें से आपने इंस्पायर होकर ये कहानी मतलब ये एक नॉवेल लिखना शुरू किया। हाँ, इससे भी इंस्पायर हुआ हूँ और एक रेणु जी फंडीश्वर नाथ रेणु जी 1950 में उन्होंने एक छोटी-सी स्टोरी लिखी थी। अ, अगर कोई भी इमेजिन करेगा कि केरोसिन है, केरोसिन मुझे नहीं पता आपके इधर उसे क्या बोलते हैं। तो पंच लाइट वो उसको पंच लाइट कहते थे, तो आपने मेबी वो कहानी पढ़ी होगी पंच लाइट। तो अब कोई ओके, इमेजिन कर सकता है कि पंच लाइट को देख के एक लव स्टोरी बन सकती है, केरोसिन को देख के एक लव स्टोरी बन सकती है। उन्होंने केरोसिन पे एक लव स्टोरी बनाई थी और 1950 के दशक में काफ़ी फ़ेमस हुई थी वो लव स्टोरी। तो ये सब चीज़ें मुझे इंस्पायर कर गई। ओके। मेरे बहुत सारे प्रश्न हैं आपको पूछने के लिए, तो मैं यहाँ पे रुकूँगी क्योंकि वो आपका और मेरा ही बातचीत दिख रही है। तो मैं हमारे टीम से सबको कहूँगी को जिनको कुछ पूछना है नितेश जी से, वो पूछ सकते हैं। मैं रविराज से कहूँगी जो कि आपके अच्छे दोस्त हैं ऐसा मुझे पता चला है। तो दोस्त क्यों ना अगली बातचीत दोस्त के साथ हो जाए। हाँ, बिल्कुल स्वागत है। मेरा काव्यगत गुरु है ये। ओह! यस। अरे नहीं, नहीं, हम दोनों एक-दूसरे से बहुत कुछ सीखते रहे हैं। हम वही है पैरेलल चलने वाले लोग हैं। सो नितेश मतलब अनमेश लव के जो कैरेक्टर्स हैं, अयाना है, अभिमन्यु है, अभिजीत है। तो अयाना और अभिमन्यु के जो कैरेक्टर में सबसे खास चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, वो क्या चीज़ है? उनका बैकग्राउंड जो वहाँ प जो रहते हैं, वो जिस बैकग्राउंड में रहते हैं और उस बैकग्राउंड से निकल के सडनली ऐसे कह सकते हैं कि किस्मत, उनका करीब आना। वो मुझे काफ़ी पसंद करता है कि एक अयाना है वो लोकल बैकग्राउंड से है, एकदम फूहड़ है वो, एकदम अच्छी सी ज़िंदगी जीना चाहती है अपनी। बाकी अभिमन्यु है, वो या तो अपनी मदर के दबाव में है, वो भी अंदर से जीना चाहता है, अपनी फादर की लाइफ़ जीना चाहता है कि मैं अपने फादर की तरह बनूँ, कुछ सोशल वर्क करूँ। लेकिन सोशल वर्क करते-करते ही उसकी फादर की डेथ हो जाती है। इस कारण उसकी मम्मी उसको रोकती है, उसकी मदर रोकती है जो वसुंधरा है अ, वो उनको रोकती हैं। तो उनका पूरा बैकग्राउंड कि एक वो बैकग्राउंड भी अनमैच्ड है। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ये कपल पास आ सकते हैं और वो आते हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से आते हैं। अभी मैंने मेरे कहानी के पार्ट में ये नहीं बताया कि वो कैसे आए हैं पास, तो वो भी पार्ट बहुत अच्छा होगा, मैंने सोच रखा है। तो यही मुझे अच्छा लगता है। यस और अयाना का जो कैरेक्टर है बहुत ही दबंग है, जो हुँ। किसी और चैलेंज कर देती है कि जो है 15 दिन में मैं तुम्हारे 25 लाख रुपए जो है वो लौटा दूँगी। तो ये कैरेक्टर जो है वो कहाँ से आपको ऐसा मिला कि हाँ, चलो ठीक है इस कैरेक्टर को इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए, कोई इंस्पिरेशन रियल लाइफ़ से या फिर किसी फ़िक्शन से? ये तो मैंने खुद से अनुभव किया है। मैं बचपन से मेरी आदत है कि मुझे कोई-सी चीज़ पसंद आ जाती है और हम सब मिडल क्लास से हैं मैं भी रविराज और मैं तो हूँ। तो हमारे बचपन में अगर कोई खिलौना बड़ा पसंद आता था,
तो अगर उसकी कीमत 100 के समथिंग हुई, 100 हुई, तो पापा परचेज़ कर देते थे। अगर उसकी कीमत 150 से ज़्यादा हुई, तो मैं ये ज़िद करता था कि मैं अपनी पॉकेट मनी जो या ₹1 रहेगी या ₹2 रहेगी, वो साल भर कलेक्ट करके और वो लूँगा। तो मैं शर्त रख देता था अपने मॉम-डैड से कि मैं इस चीज़ को खरीदूँगा। तो वो आया कि मैंने कहा अयाना का कैरेक्टर भी ऐसा होना चाहिए। ग्रेट, ग्रेट मतलब खुद से इंस्पायर होके आपने अयाना का जो कैरेक्टर है वो डिज़ाइन किया है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच नितेश। यशोदा, आप पूछ सकती हो। हाँ। यस, एक सवाल पूछना था। नितेश जी, आप किस्मत मतलब आप कुछ कुछ एलाबोरेट कर सकते हैं उसके बारे में कि क्या होती है किस्मत? किस्मत आपका नजरिया क्या है किस्मत को देखने के लिए? मैं फिर अपना अनुभव कहूँगा क्योंकि पॉकेट एफ़एम में मैं किस्मत से ही आया हूँ। मुझे नहीं पता था, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं है कि मैं पॉकेट एफ़एम परिवार से बात कर रहा हूँ। क्योंकि जब हमने ग्रेजुएट हुए हम होलकर साइंस कॉलेज इंदौर से, जिसमें अभी 4 साथी मेरे साथ हैं, रविराज, कौशल और विनीता। हम चारों ग्रेजुएट हुए तो सबने अलग-अलग ड्रीम्स थे सबके। जीवन कहते हैं ना एक साँप चलता है ना, कभी इधर जा रहा था, कभी उधर जा रहा था। पता नहीं था कि पॉकेट एफ़एम में जाऊँगा, लेकिन कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई और कई सारे चीज़ें ऐसी आई लाइफ़ में कि मेरे 2 साल बर्बाद हो गए। तब मेरे हाथ में पढ़ाई नहीं थी। तो एक चीज़ थी कि रविराज का साथ था और छोटा-मोटा वर्क मैं करता था, तो वो साथ रहा। फिर सडनली किस्मत मुझे लेके गया रविराज के थ्रू कि मुझे राइटर बेनिफिट प्रोग्राम बताया इसने कि यार तू लिख सकता है। और मैं उसमें भी बाकायदा घबराया हुआ था कि नहीं यार मैं कैसे लिख लूँगा? मैंने अभी तक शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी है। इतनी बड़ी कहानी जो ढाई 3 लाख जिसमें शब्द होंगे, इतने सारे एपिसोड होंगे, मैं कैसे लिखूँगा? तो रविराज ने सिर्फ़ ये बोला नहीं तू कुछ भी मत सोचे इस चीज़ के बारे में बस लिखना स्टार्ट कर दे और जो भी होगा वो हमारी टीम सब देखेगी। वो हमें सजेस्ट करेगी, वो सिखाएगी भी कि कैसे क्या लिखना है। तो मैंने कहा ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी किस्मत की बात है कि आज 90 के मैंने नहीं सोचा था कि 90,000 उसमें रीड होंगे, लेकिन थे, तो वो ओके, तो किस्मत ये भी किस्मत मतलब ये भी अनप्लान्ड था सब अन कुछ तो। हाँ, अनप्लान्ड तो प्लानिंग नहीं रही किसी भी हाँ, तरह की। ओके, ओके, थैंक यू नितेश। थैंक यू मैम। रेशमा जी, अब मैं आपसे कहूँगी कि आप मतलब नितेश जी से पूछिए। बिल्कुल, मैं तो वेट कर रही थी कि श्रेया जी कब मुझे मौका दें और मैं कब नितेश जी से बात करूँ क्योंकि मेरी जब भी रवि से भी बात होती है इस बारे में कि अनमैच्ड लव एक ऐसी कहानी है ना, जैसे आपने शुरुआती दौर में कहा कि 2 टोटली डिफरेंट पर्सन बट फिर भी कहीं न कहीं प्यार की गहराई है, एक डीपनेस है। वो डीपनेस आपने कैसे विज़ुअल की या क्या चीज़ें थी वो गहराई आपने कैसे क्रिएट की उन 2 कैरेक्टर्स में? आप उसके बारे में कुछ बताएँगे नितेश जी? वो गहराई यहाँ पे 4 लोग हैं जो जानते हैं कि कहाँ से आई है। तो कुछ ऐसी चीज़ें थी लाइफ़ में कि अनुभव मैंने भी किया और बाकी मैंने हमारे पूरे परिवार की जितने भी हम फैमिली मेंबर हैं 7 या 8 फैमिली मेंबर्स हैं। अभी एक फैमिली मेंबर्स मेरी जा चुकी हैं। मेरी नानी पापा की नानी के साथ रहते थे हम। तो वो 150 उनकी एज थी और उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ। तो हम सब मिलके बागबान मूवी देखते थे। बागबान। तो सबसे पहले तो बागबान मूवी से आया मैं इंदौर में 3 साल रहता था तो महीने में 1 बार तो बागबान देख लेता था। या फिर उसका कुछ पार्ट या गाने देख लेता था। तो उससे आया कि यार प्यार हो ना तो ऐसा हो। तो वहाँ से आया कि यार डीपनेस तो है और मेरे मम्मी-पापा भी काफ़ी प्यार से रहते हैं। वो उनका झगड़ा सिर्फ़ 2 या 3 मिनट का होता है। एक वो रहा और दूसरा मैं कहता हूँ कि इंदौरी हवा सब कुछ सिखा देती है।
बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब जहाँ भी रहो इस बात पे मैं एक ऐड करना चाहूँगी, आपको बीच में रुकाना ये नहीं था कि जहाँ भी रहो वहाँ का एक वातावरण हमें बहुत कुछ सिखा देता है। यही बात शायद आप कहना चाहते हो। बिल्कुल। हाँ। बस हम मोटिवेट होकर उससे सीखें, डिमोटिवेट ना हो। हुँ। तो अब मैं रोहित से कहूँगी। रोहित आप अगर कुछ पूछना चाहते हो नितेश जी से तो पूछ सकते हो। सब पूछ रहे हैं मतलब स्टोरी के बारे में पूछ रहे हैं। बट मुझे आपके पीछे जो किताबें या फिर कुछ आपके पीछे जो सब कुछ रखा है, मुझे उसके बारे में पूछना है। वो क्या है? या फिर वो अ मतलब एक रिसर्च का पार्ट है या कैसे या फिर क्या? वो मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, नहीं वो अधिकतर मैं सोच रहा था कि कोई ना कोई उस पे पूछेगा, अधिकतर मैं यहीं पर मीटिंग करता हूँ, तो सब लोग पूछते हैं। वो किताबें नहीं है, उसमें कुछ किताबें हैं और बाकी जो शादी की पत्रिकाएँ होती हैं, वो पत्रिकाएँ हैं, मुझे पत्रिका प्रिंट करना आता है। तो मेरी एक छोटी-सी शॉप भी है भैया की, तो प्रिंट भी होता है, उसमें से कुछ किताबें हैं और कुछ नहीं हैं। और एक सवाल था कि आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते हैं? कि क्या एक चीज़ें रहती है या फिर आपका कौन-सा आपका एक सहारा होता है? कि जिस वक़्त आप बहुत मायूस होते हैं या फिर जिस वक़्त आपको कुछ लिखने का मन नहीं करता या फिर लिखना है बट मन नहीं करता, तो आप किसके साथ अपनी फीलिंग शेयर करते हैं जो आपको मतलब थोड़ा हल्का महसूस करते हो आप और फिर से आप अपने नए सिरे से सारी शुरुआत कर सकते हो? ऐसा कौन है आपके साथ? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल लगा मुझे मतलब ऐसे तो सबने सब कुछ अच्छा पूछा लेकिन ये मेरी लाइफ़ से जुड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा डीपली लाइफ़ से जुड़ा है। मैं या तो डिप्रेस होता हूँ या ऐसा लगता है कि यार मैं अभी लिख नहीं सकता, तो सबसे पहले तो मैं नेचर के पास जाता हूँ। सबसे ज़्यादा क्योंकि एक कह सकते हैं कि एक हर्ब का काम करती है, एक औषधि का काम करती है नेचर। जब भी जाता हूँ तो मैंने आप कभी भी जाइएगा, सब कुछ काम इमेजिनेशन का होता है। हमारे साहित्य में जो भी इमेजिनेशन आई है या राइटर्स ने, साहित्यकारों ने जो भी इमेजिन किया है, वो नेचर से रिलेट करता है, 100% करता है। जब मैं जाता हूँ तो अगर एक पत्र भी गिरता है किसी पेड़ से, तो वो पत्र भी अगर राइटर उसको अच्छा इमेजिनेशन करने वाला हो, तो वो उसको इमेजिन कर सकता है। अपने आप कहानियाँ बनेंगी। एक टूटते पत्ते को गिरते हुए उसका दर्द हो या फिर खुशी हो, वो बवंडर बनता हो। देखो पत्ता भी जब गिरेगा किसी पेड़ से तो उसको दुःख नहीं होगा। उसको दुःख उस कंडीशन में नहीं होगा अगर वो पत्ता कोई चिड़िया उठा के उसको घोंसला बना ले, अपना घरोंदा बना ले, तो उस पेड़ को दुःख नहीं होगा कि मेरा पत्र गिर गया। तो ये सारी इमेजिनेशन जब मैं नेचर के बीच जाता हूँ अ, तो मुझे काफ़ी उसमें मिलता है कि यार नहीं मुझे रुकना नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है। और दूसरी चीज़ जो मुझे आगे बढ़ाती है, मुझे इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है, वो मेरा साइन। मैं मेरे साइन में एनएनपी सिंह लिखता हूँ, जो पूरा जिसका फुल फॉर्म है नितेश निर्मला पूरन सिंह, जो जिसमें मेरे मॉम और डैड भी हैं। तो बस मैं कभी भी डिमोटिवेट होता हूँ, तो कोई भी खाली पन्ना मेरे पास होता है, मैं अभी भी पेन लेके बैठा हूँ। अगर मुझे थोड़ा-सा भी लगेगा कि यार कोई अच्छी चीज़ कर रहा हूँ या फिर कोई मैं डिप्रेस हो रहा हूँ, तो मैं तुरंत अपना साइन कर लूँगा, एनएनपी सिंह, बस और मैं मोटिवेट हो जाता बहुत-बहुत शुक्रिया मेरे सवाल का जवाब देने के लिए। और एक मेरा एक सवाल था, जैसे आप लिखते हो, अगर आपको फ्यूचर में किसी सीरियल या फिर किसी मूवी के लिए आपको लिखने का चांस मिले या फिर कोई ऑफ़र आए, तो क्या आप वो एक्सेप्ट करोगे या फिर आप नहीं करोगे? नहीं, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करूँगा उस चीज़ को और रविराज और मैं इस चीज़ पे वर्क कर भी रहे हैं। मैंने अभी लॉकडाउन पे एक शॉर्ट स्टोरी सोची है, मुनिया की चप्पल। बड़ी इमोशनल और ग्रामीण परिवेश पे बनी हुई कहानी है, शॉर्ट स्टोरी है, तो उसको रविराज डायरेक्ट भी करेगा और मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया है। कुछ पार्ट रविराज लिखेगा, कुछ पार्ट मैं लिखूँगा। तो एक फ़िल्म फेस्टिवल होने वाला है, तो उसमें हम उस कहानी को देंगे। तो मैंने इस चीज़ को स्टार्ट कर दिया है, मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी होगी अगर आएगी तो मैं बिल्कुल उस चीज़ को लिखूँगा। आपके शॉर्ट फ़िल्म के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ। आपको ज़रूर सफलता मिलेगी और हम यही आशा करते हैं कि आप आगे भविष्य में बहुत ज़्यादा तरक्की
थैंक यू। आप इंदौर में ही रहते थे पहले से ही या दूसरे सिटी से आए हो? मैं सीहोर जिले का एक विधानसभा क्षेत्र है, इछावर विधानसभा क्षेत्र, वहाँ का हूँ और काफ़ी प्यारा शहर है, छोटा-सा। बाकी मैं पढ़ाई के लिए गया था, ग्रेजुएशन करने के लिए होलकर साइंस कॉलेज में, और अकेला गया था, मेरे सारे दोस्त यहीं पर थे। मैं बोल रहा हूँ ना कि जो भी हुआ लाइफ़ में सडनली हुआ। तो सडनली मैं इंदौर गया और वहाँ पर मुझे इतने अच्छे दोस्त मिले, जो सभी 90% राइटर बैकग्राउंड से थे। और मैं भी कुछ ना कुछ लिखना मैंने स्टार्ट कर दिया था, और नीलेश मिश्रा की कहानियाँ मैं 3 साल मैंने वहाँ पर रेडियो पर सुनी, क्योंकि मैं जहाँ रहता था, वो 3 बिल्डिंग पूरी खाली थी। तो वहाँ पर सिर्फ़ मैं और नीलेश मिश्रा की कहानियाँ चलती थी 3 सालों तक, और मेरी किताबें बस। आपने बात छेड़ी है कि साहित्य हो या कथा हो, कविता हो, हमें हमें इंस्पायर करती रहती है। तो मैं इसी बात पर अगले कोई सवाल आने से पहले पूछूँगी कि आपके मतलब बात करने से पता चला कि आप पढ़ते भी अच्छे हो। मतलब आपने जो रेफ़रेंस दिए, तो ऐसी कोई कौन-सी किताबें हैं जो आपको एज़ अ राइटर इंस्पायर करती है, या फिर एक वाचक के लिए जो होता है ना कि चलो ये किताब हुई तो मैं अगली पढ़ता हूँ और मैं पढ़ते रहना चाहता हूँ। ये जो एक हुनर होता है ना इंसान के बीच में, वो आपको कहाँ से मिला और किन लेखकों से मिला? ये मैं ज़रूर जानना चाहती हूँ। मेरा जो बुक्स से या किताबों से कोई नाता रहा नहीं है। तो इसमें बुक्स मेबी मुझे पता भी नहीं है कि मैंने कभी कोई बुक पढ़ी है। हाँ, लेकिन एक उपन्यास पढ़ा है रविराज का ही। मेरी फर्स्ट बुक रविराज की बुक थी, फिर एक मुलाकात। और इसके अलावा रविराज कुछ भेज रहा था अभी, वो भेज नहीं पाया। तो बुक्स से तो मैं ज़्यादा कुछ मुझे मौका नहीं मिला पढ़ने का, क्योंकि मेरी काफ़ी व्यस्तताएँ थी घर में। पढ़ना चाहता था, हाँ, भगवत गीता कभी-कभार पढ़ता था, जितना समझ आता था मुझे, और वो मोटिवेट करती थी मुझे। और इसके अलावा ज़्यादा कुछ मैंने पढ़ा नहीं है। सिर्फ़ एक बुक है, लेकिन और आप हाँ, किताब नहीं पढ़ते लेकिन आप इंसानों को वातावरण को और अलग-अलग तरीके के सिचुएशन को बहुत अच्छा तरह पढ़ते हैं। ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है एज़ एन लेखक और एज़ एन रीडर के बारे में। तो अच्छा लगा सुनकर ये भी। तो आप अगला सवाल मैं हाँ, बोलिए। किताबें नहीं, मैं पढ़ना चाहता हूँ आगे, और सभी से मैं भी पूछ के जाऊँगा, मैं किताबें लिखूँगा, आप जो भी मुझे सजेस्ट करोगे। अभी तक मौका नहीं मिला, लेकिन अब मैं है कि किताबें पढ़ सकता हूँ। तो आगे मैं 1 सेकंड रुकना। हेलो। हाँ, बोलिए। तो किताबें मैं अक्सर पढ़ना चाहूँगा, मेरा बहुत मन होता है किताबें पढ़ने का, बस अभी तक वक़्त नहीं मिला। तो आप अपनी-अपनी किताबें जब हम क्विट करें, तो सभी बता के जाएँ। ज़रूर। तो अगले सवाल की ओर हम जाते हैं कि मतलब यशोदा ने आपको किस्मत के बारे में पूछा, रविराज ने आपको आपके कैरेक्टर के बारे में पूछा, मैंने आपको आपकी कहानी कैसे शुरुआत हुई ये पूछा। तो मैं क्या एज़ एन नॉवेल राइटर के बारे में पूछना चाहती हूँ कि जब नॉवेल एक ऐसा साहित्य प्रकार है जो लंबी दौर पर चलता है, जो हमें दिमाग में रखना पड़ता है कि वो हमें बहुत लंबी देर तक लिखना है। तो उस बारे में आपकी क्या राय है? तो आप एक मतलब वो हम खंड-खंड में लिखते हैं, मतलब नॉवेल्स में हम उसके चैप्टर वाइज़ लिखते हैं, तो आप सोच के रखते हैं कि ये अगली बार ये मेरा चैप्टर होगा, ये मेरी स्टोरी लाइन होगी या मेरी प्लॉट लाइन होगी। तो इसके बारे में आप कैसा मतलब काम करते हो? मैंने सिर्फ़ जब लिखा था, तो अभी एक और कहानी चल रही है, उसके बारे में भी बताऊँगा मैं। तो जब अनमेच्ड लव मैंने स्टार्ट किया, तो मुझे हाँ, इतना पता चल गया था, जब मैं दूसरी कहानियाँ मैंने पहले पढ़ी पॉकेट एफएम की, तो मुझे इतना समझ आया कि मुझे खंड के रूप में लिखना है, लंबी दूरी तक लिखना है,
और जब राइटर बेनिफिट का आप गूगल भी करते हो तो उसमें जब स्टूडियो खोलते हो तो उसमें बहुत सारी सीखने वाली चीज़ पॉइंट्स दिए रहते हैं, जो आपको बताते हैं कि आपको लिखना किस तरीके से है। तो वहीं से मैंने जब उसको ओपन किया तो मुझे समझ आ गया कि मुझे लंबी दूरी तय करनी है। तो सिर्फ़ एक बार मैंने इमेजिन किया कि मैं अपने कैरेक्टर्स को कहाँ से कहाँ तक ला सकता हूँ। मैं कुछ अपने इस कैरेक्टर के कुछ ऐसी चीज़ छुपा के रखूँ अभी, जो मुझे आगे काम आए। तो मैंने उस चीज़ को छुपा के रखा, मैं आगे उसको डाल सकता हूँ और हाँ, 50 मेबी 15 एपिसोड तक आपको प्रॉब्लम आती है लिखने में। आपको प्लॉट समझ में नहीं आता कि आप प्लॉट क्या लिखोगे। बाकी 15 के बाद में आपके रीडर्स ही हैं, वो कुछ कमेंट में बता देते हैं, कुछ आपकी कहानी, कुछ आपका अनुभव ही बता देता है कि आगे आगे आपको क्या लिखना है। अभी मैंने एक एपिसोड लिखा है, मेबी 50वाँ एपिसोड होगा, तो उसके बाद में मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा। छोटा मोटा-मोटी सोचा है कि हाँ, आगे क्या होगा, लेकिन मैं लिख लूँगा, इतना पता है मुझे। तो फिर से मैं एक बार बाकी मेंबर के साथ जाऊँगी कि आप जो कुछ पूछना चाहते हो वो पूछ सकते हैं। नीतीश जी, आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? मेरी कहानी में यस। अयाना और क्यों? फ़ेवरेट कैरेक्टर है क्योंकि उसकी जो हालातों से लड़ने की काबिलियत है, जो वो जूझती रहती है और हँसती भी है। ये नहीं कि डिप्रेस्ड हो जाती है, ज़्यादा समय तक वो डिप्रेस्ड नहीं होती। मुझे इसलिए उसका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो डिप्रेस्ड नहीं होती और उसका जिस बैकग्राउंड से वो गई है, तो मेबी मैंने उस बैकग्राउंड को देखा है, इसलिए वो मुझे कैरेक्टर काफ़ी पसंद है। जानवी आप कुछ पूछना चाहते हो नितेश जी से तो पूछ सकती हो। हेलो सर, आपकी बातें सुन के अब तक इतना अच्छा लगा, इतनी मोटिवेशन मिली। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो आपकी स्टोरी है अनमैच्ड लव, इसका जो टाइटल है बहुत ही यूनिक और अनयूजुअल सा टाइटल है, तो ये टाइटल आपने क्यों रखा? टाइटल में भी डिफरेंट थे दोनों कैरेक्टर और मेरा बेस ही यही था कि मैं बताऊँ अपने रीडर्स को कि ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट होने के बावजूद इनमें लव है, प्यार है और एडजस्टमेंट है, बहुत सारा एडजस्टमेंट है और एक अगर दुखी होता है तो वो दूसरे को एडजस्ट कर लेता है कि नहीं उससे हम दोस्त भी अक्सर लड़ते हैं काफ़ी रविराज और कौशल और विनीता। तो आखिरी में हम में से कोई ना कोई एडजस्ट कर लेता है। तो मैंने वहीं से देखा मैंने कहा यार अगर मैं और कुछ डालूँगा तो डायरेक्टली मेरी कहानी का बेस नहीं दिखेगा। मुझे मेरा नाम ऐसा रखना है कि मेरी कहानी का बेस मुझे दिखे। जब विनीता मेरी फ्रेंड है, अभी जुड़ी है मे बी, तो उसने मुझसे यही पूछा कि तेरी कहानी का बेस क्या है? अगर तेरी कहानी का बेस तेरे नाम में दिखता है, उसके टाइटल में दिखता है, तो ही वो बेस्ट रहेगी। इसलिए मैंने उसको अनमैच्ड लव लिखा। बिल्कुल सही कहा सर आपने, और आपकी स्टोरी का टाइटल ही ऐसा है ना कि उसको पढ़ते ही एकदम अट्रैक्शन से होती है कि यार इसमें क्या है, ये पढ़नी चाहिए। सर, मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है कि बिल आपकी लाइफ की कोई ऐसी मेमोरी है जिसे जब आप कभी सैड होते हैं या कुछ, तो आप वो मेमोरी याद कर लेते हैं और आपको इंस्टेंटली आपको स्माइल आ जाती है? मैंने कुछ देर पहले इसका ज़िक्र भी किया था कि 2 हैं ऐसे इंसिडेंट किसी ने फर्स्ट तो मैं मेरी जो पापा की नानी जी हैं, 115 साल की थी वो, अभी 12 सितंबर को वो चले गए। तो उनसे मेरा काफ़ी लगाव था। 115 साल की एज के बावजूद उनमें ये था कि वो सभी को पढ़ाएँगे, वो चाहे लड़का हो या लड़की। तो वो क्या करते थे, जब भी मैं स्कूल से आता था, तो मैं उनके पास बैठता था। जनरली वो हमारे पक्के मकान में नहीं आते थे, वो कच्चे मकान में रहते थे। उनको अच्छा लगता था कच्चे मकान में। तो मैं उनकी खटिया एक चारपाई रहती थी, चारपाई पे जाता, उनकी गोद में सिर रखता और जैसे ही सिर रखता, वो अपना एक शॉल लेती और शॉल से मुझे हवा करती। मैं पंखा बंद कर देता था क्योंकि उस शॉल से ही इतनी प्यारी, इतनी ठंडी हवा आती थी कि मेरी स्माइल रुकती नहीं थी और मैं कहता हूँ कि वो स्वर्ग का एहसास होता था कि मैं यहाँ पे इस गोद में सोया हूँ। ऐसा लगता था कि किसी ईश्वर की गोद में मैं सो रहा हूँ।
सडनली स्कूल की सारी टेंशन गुल हो जाती थी, ज़माने भर की सारी टेंशन। वो सिर्फ़ ऐसे हाथ से शॉल हिलाती थी और बस मेरे कान पर हाथ रख के और एक थपकी देती थी, उतने में तो सारी टेंशन खत्म। तो बस वही चीज़ मैं इमेजिन करता हूँ और मुझे फट से स्माइल आ जाती है। और दूसरी चीज़ एक मैं बताऊँगा कि कोई पर्सन था लाइफ़ में, तो वो मुझसे कहता था कि जब भी कुछ गलत चीज़ हो या फिर कुछ अच्छा नहीं लगे, तो एक कॉलेज के बाहर एक पेड़ था, दुबला-पतला सा पेड़, ज़्यादा बड़ा नहीं था, सूख भी रहा था। तो उसको जाके गले लगाना। तो मैंने कहा यार इतने सारे लोग रहेंगे, मैं कैसे, फ्रेंड थी बहुत अच्छी, नहीं इतने सारे लोग रहेंगे, मैं कैसे जाके गले लगाऊँगा एकदम से? तो नहीं, नहीं तू गले लगा। तो मैं गया और मैंने उस पेड़ को गले लगाया, तो मुझे वाक़ई बहुत अच्छा लगा। तो मैं अक्सर यही करता हूँ, कोई भी अगर डिप्रेस्ड होता हूँ, तो किसी भी पेड़ के से जाके सोचता हूँ कि मैं बायोविंग से हूँ, तो मैं उस पे हाथ रखता हूँ, तो मुझे लगता है कि यार इसके जाइलम और फ्लोएम में भी कोई बायोविंग का हो तो पता होगा, वो मुझे महसूस होते हैं। तो बस मेरा माइंड ठीक हो जाता है। ओके। पर फर्स्ट वाला जो आपकी मेमोरी आपने बताई, वो काफ़ी प्यारी मेमोरी थी और सेकंड वाला मैं डेफ़िनेटली ट्राई करने वाली हूँ। नितिन जी, आपका यूजर नेम भी द नेचुरल ऐसा है ना कुछ अभी यहाँ पे? राइटर। हाँ हाँ। मैं ये बोलता हूँ सभी डिफरेंट किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहिए। सभी लोग डिफरेंट-डिफरेंट मुझे आते हैं कि यार मैं इस पार्टी का हूँ, मैं उस पार्टी का हूँ, मैं उस पार्टी को पसंद करता हूँ। तो मैं ब बड़ा ऊब जाता था इस सब चीज़ से। तो मैं खुद को लिखता था मैं नेचुरल हूँ, मैं बोलता मैं कम्युनिस्ट हूँ, कोई ऐसा है। तो मैं बोलता था नहीं मैं नेचुरल विचारधारा का हूँ, जिसमें कोई भी धर्म नहीं होता। जब मैंने सीखा तो कहते हैं ना एक पुराने जन्मों में वेदों में प्रकृति उपासक हुआ करते थे। जो माँ प्रकृति की पूजा करते थे। तो मैंने ये सोचा कि यार मेरा धर्म यही है कि मैं माँ प्रकृति की पूजा करूँ, तो बस इसी से रिलेटेड मैंने नाम रखा है द नेचुरल राइटर करके और मैंने यूट्यूब पर एक चैनल क्रिएट किया था, तो इसलिए मैंने उसका नाम रखा था द नेचुरल राइटर और उसमें नेचुरल थिंग्स मैं दिखाई इसलिए बस यही आया कि यार नेचुरल राइटर रखना चाहिए। बहुत बढ़िया। मतलब आपने प्रकृति माँ का उल्लेख किया है तो नेचर ही एक ऐसी थिंग है कि जो हमें बहुत कुछ दिखाती है, सिखाती है। तो वो आप मतलब आपके अंदर ला रहे हैं वो बहुत बड़ी अच्छी बात है। और आपने मैं कहना चाहूँगी कि आपने जो अपनी 2 यादें बताई, उनमें से एक याद आपके साथ अभी भी है, वो जो हमें दिख रही है। आप ज़िक्र किया कि आपकी नानी अभी चली गई, लेकिन जाते वक़्त उनकी जो स्माइल थी, उनका जो प्यार था वो आपके चेहरे को वो रख गई और वो हमेशा हमारे साथ भी आप महसूस कर सकते हैं कि आपकी नानी हमारे साथ है। और दूसरा जो आपने कहा कि वो इंस्पायर करता है आपको पेड़ को टच करके, तो वो इंसान भी आपके साथ हमेशा है उन उस पेड़ के साथ और वो पेड़ भी आपको हमेशा इंस्पायर करते रहेगा। बिल्कुल मैम, वो मुझे इंस्पायर करेगा और हुँ। उन्होंने जाते वक़्त भी कहा था कि खूब खाओ-पियो, वो मालवी बोलते थे, तो खूब खाओ-पियो मौज करो। तो ये वर्ड मेरे लिए पता नहीं क्यों हमेशा ज़हन में होता है और वो स्माइल तो बिल्कुल बरकरार रहेगी और आपने कहा कि आपके साथ बहुत बढ़िया और दोस्तों का ज़िक्र निकाल मतलब ज़िक्र आया है तो मैं आपके यहाँ रविराज जी, कौशल जी और निकिता जी ये दोस्त आपके यहाँ पे मौजूद है। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि एक दोस्त जब अपना लिखता है या फिर एक दोस्त ऐसा हो जो इतना नेचुरल हो, जो इतना इंसानियत उसमें हो, तो कैसा लगता है? कैसा फ़ील करते हैं आप लोग? तो आप तीनों में से कोई एक मतलब मुझे बता सकता है। हम सबको बता सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि तुम्हारा जो दोस्त है, जो अगर तुम गलत कर रहे हो, तो वो तुरंत ऐसे बोल सकता है कि नहीं भई, ये चीज़ गलत है और कई बार जो है, ये अपने स्टेटस के चक्कर में ये भिड़ जाता है। इसके स्टेटस अगर देखो तो कभी-कभी वो कंट्रोवर्शियल होते हैं, तो ये इंसान भिड़ जाता है कि नहीं ये चीज़ सही है बस। कोई इसको वो नहीं कर सकता है कि हाँ, चलो
कोई इसको ये बोलता है कि नितेश यार ये ऐसा-ऐसा है, तो ये यहाँ पर पूरा अपना जितना भी टाइम है सब दे के उसको सामने वाले को एक्सप्लेन कर देगा कि ये चीज़ सही क्यों है और ये चीज़ गलत क्यों है। तो ये चीज़ मुझे इसकी बहुत अच्छी लगती है और एक ये चीज़ है जैसे कि हम लिखते हैं ना, तो मैं क्या करता हूँ जैसे कि एक यूपीएससी की तैयारी जो करता है ना बंदा, तो वो ऐसा पिन लगाता है, लगाता है ना पिन बोर्ड आई थिंक। तो मैं ऐसा कैरेक्टराइज़ेशन करता हूँ तो पूरा पिन लगाता हूँ, देन वहाँ से धागे बाँधता हूँ कि हाँ, इसमें ये चीज़ें क्या-क्या चेंज होगी और ये कैरेक्टर कहाँ से कहाँ जाएगा। नितेश बस सोचता है और फाइनल आउटपुट बाहर। मैं इसे बोलता हूँ कि लिख ले, भूल जाएगा, तो बोलेगा नहीं, 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 नहीं। तो ये चीज़ इसकी बेस्ट लगती है मुझे कि बस ये सोचता है, वो है ना वेलकम में विजय राज कहते हैं कि स्क्रिप्ट कहाँ है? तो स्क्रिप्ट यहाँ है। तो ये वो वाला बंदा है। बिल्कुल, दोस्त ही दोस्त को अच्छे से मतलब पढ़ सकता है या समझ सकता है, ये बात रविराज आपने कह दी। कौशल आप कुछ बताइए इस दोस्त के बारे में? इस दोस्त के बारे में बताओ तो इसका और मेरा रिलेशन भी जो है लगभग अनमैच्ड फ्रेंडशिप ही है क्योंकि इसका जो है ना ये मेरा बिल्कुल विपरीत है, लेकिन हम दोनों में जो सेम चीज है वो एक दूसरे के लिए डेडिकेशन और प्यार, एक दूसरे के लिए बहुत प्यार है हम दोनों में। और वो जितनी मेरी बुराइयां वो जानता है ना उतना कोई दूसरा नहीं जानता, मैं जितनी उसकी बुराइयां, तो यहाँ तो अच्छी बातें हो रही तो मैं थोड़ा बुरा भी बता दूं, उसकी बुराइयां जितना मैं जानता ना उतना शायद कोई नहीं जानता है। बट हम दोनों एक दूसरे को सुधारते रहते हैं, ये अच्छी चीज है। और एक दूसरे के अगर विचार विपरीत भी जाते हैं तो हम लोग एक दूसरे के साथ में समझाइश भी कर लेते हैं। तो लगभग इसने जो स्टोरी लिखी ना अनमैच्ड लव, तो हमारी अनमैच्ड फ्रेंडशिप है एक्चुअल में। बट बहुत प्यारा इंसान है, बहुत इमोशनल इंसान है, इतनी इमोशनल शायद मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी फ्रेंडशिप के मामले में बेस्ट है, इसलिए मतलब हमेशा हम लोग साथ में रहते हैं। थैंक यू। ओके, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि ये मतलब नितेश जी एक चोर भी है, वो अपने फ्रेंडशिप से कई सारे किस्से उठाते हैं और अपनी कहानी में ले आते हैं। नहीं, और नहीं करना चाहिए, वो उस चीज़ों को एक मैनर में ले आता है, सही वे में। अगर कहीं-कहीं बिखरी हुई चीज़ें हैं, तो उनको एक लाइन में ले आता है। ओके, हाँ। ज़रूर। और निकिता जी आप कुछ कहना चाहेंगी? विनीता के बारे में मैं थोड़ा-सा कुछ बताना चाहूँगा। अभी ज़रूर। इसका 2 से 3 दिन पहले ही ऑपरेशन हुआ है। मुझे नहीं पता कोई किसी चीज़ का ऑपरेशन हुआ है। लेकिन उसके बाद भी ये इतनी अच्छी सोशल वर्कर है। ये एमएसडब्ल्यू कर रही है डीएवीबी यूनिवर्सिटी इंदौर से और इतनी डूबी रहती रहती है। अभी 3-4 से 4 दिन पहले ही इसका जो है ऑपरेशन हुआ है। उसके बाद भी इसका माइंड इसलिए चल रहा है कि मैं कोई ना कोई सोशल वर्क करूँ। इतनी कमज़ोरी होने के बाद भी ये सोच रही है कि इसके क्षेत्र में बड़वानी से है, तो बड़वानी में नर्मदा डूब क्षेत्र में एक बसाहट करके ग्राम बसा हुआ है। तो वहाँ के बच्चे बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते, वो नशावृत्ति में हैं, तो इस तरह की एक्टिविटी में हैं, तो वो इसका पूरा माइंड, इसकी पूरी टेंशन वहाँ पर है कि वो बच्चे किस तरह से पढ़ाई में आएँ, मुख्य धारा में आएँ। तो ये मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है किसी भी चीज़ को लिखने के लिए। मैंने कहा अगर कोई बंदा इतनी शिद्दत से और इतनी कह सकते हैं लगन से अगर एमएसडब्ल्यू कर रहा है और अपने क्षेत्र में अपने लोगों के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने राज्य के बारे में सोचता है, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं होगी। ज़रूर, बिल्कुल। मतलब ये आपने एक आपने बहुत अच्छी बात कर दी। हाँ, विनीता जी बोल सकती हैं आप। मेरी आवाज़ आ रही है क्या? हाँ, आ रही है, आ रही है। जय हिंद। पहले तो मैं सभी को जय हिंद बोलना चाहूँगी और मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी का कन्वर्सेशन जितना भी हुआ और जो भी सारे क्वेश्चंस थे वो भी बहुत अच्छे थे। और बाकी मैं नितेश के बारे में बताना चाहूँगी कि वो एक्चुअल में वास्तविकता है उसकी। हम वो ना कर उस स्टोरी वाले चलना है, लेकिन जो वो बोलता है उसकी रियलिटी है। बोलता है कि ये चीज़ हो, तो वो भी अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट वो चीज़ें करता है। और दोस्त के थ्रू हम माना जाए तो हमारा सबसे अच्छा दोस्त। और मुझे तो जब भी कुछ काम भी ऐसा काम में मन नहीं लगता या फिर कुछ सुनने का मन करता है तो मैं तो उसको कॉल कर लेती हूँ। और मैं अगर ऐसा होता है कि हम कुछ बातें करते हैं या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो वो चीज़ वो ना इतने ध्यान से सुनता है
और जैसे कुछ एक मैं बात बताना चाहूंगी कि यस आप हाँ, तो मैं वो एक स्टोरी के बारे में एक कविता के बारे में बताना चाह रही थी कि जो उन्होंने लिखी थी कि अरेंज मैरिज भी बहुत खास होती है। तो उसकी स्टोरी मतलब ऐसा होता है कि वो हम जब बातें करते हैं ना, उससे ही वो बहुत सारा उसमें इमेजिनेशन बन जाता है और वो लिखना स्टार्ट कर देता है। तो वो जो उसकी एक कविता थी कि जो अरेंज मैरिज रहती है वो भी बहुत खास होती है। तो ऐसी बहुत सारी जो एक कविता है वो एक नहीं, ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं जो हमारी बातों से ही और उसमें लिखना स्टार्ट कर देता है। और बस, और एक नेचर के तो इतने करीब जो रियलिटी है, मतलब हर कोई बोलता जरूर है लेकिन वो करता नहीं है। लेकिन ये एक ऐसे इंसान भी और ऐसा व्यक्तित्व है जो चीजें बोलता है वो सारी चीजें करता भी है। तो ये हमारे दोस्तों में इसकी सबसे अच्छी खासियत है। और हमारी जो दोस्तों वाली एक टोली है, वो दोस्तों की टोली ही कुछ खास है। तो उसमें से ये एक सबसे अनमोल चीज और सबसे खास ये है। थैंक सबसे यू। सबसे यूनिक, सबसे एंटिक पीस बोल सकते हैं इसे। बहुत अच्छा लगा, और मतलब सबसे इमोशनल भी बोल सकते हैं। वो तो है ही, मतलब लेखक है तो संवेदनशील ज़रूर होंगे। और उससे भी ज़्यादा कई इंसान है उनमें, वो तो बहुत ही संवेदनशील होता है, तो वो इमोशनल होंगे ही होंगे। रविराज, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं यही कह रहा था कि ये संवेदनशीलता है ना अभी और बढ़ने वाली है। और जैसा विनीता ने बताया विनीता ने जैसे बताया कि अरेंज मैरिज बहुत खास होती है। नितेश की जो कविता है वो वाक़ई में अब पता चलने वाला है, ये आदमी कवि से लेखक पे शिफ्ट हुआ और अब लेखक से शायर पे शिफ्ट होने वाला है। क्या ऐस बात है! वो बात ऐसा मुझे भी पता चली है और मैं इसका ज़िक्र भी करने वाली हूँ और उनसे कुछ सुनना भी जा आपको, और मैं भी खुद सुनना चाहती हूँ। लेकिन उसे अब थोड़ा टाइम है, तो हाँ, ठीक है। हम ज़रूर सुनेंगे उन्हें, और आपको उसके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएँ। आपका लेखक, शायर, इंसान का प्रयास ज़िंदगी भर ऐसा ही चलता रहे। अ, और एक बात मैं आपसे नितेश जी पूछना चाहूँगी या जानना चाहूँगी कि दोस्तों ने आपके बारे में कह दिया, आपने भी बहुत सारा दोस्तों के बारे में कह दिया। लेकिन एक दोस्त होता है, खुद भी हम खुद के दोस्त होते हैं, या फिर दोस्त भी हमारे ऐसे दोस्त होते हैं जो हमारे दुःख में, हमारे सुख में, जो हम लिखते हैं, करते हैं, पढ़ते हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण किरदार निभाते हैं। वो हमें हमारी गलतियाँ बताते हैं, ये सब कुछ करते हैं वो दोस्त अच्छी तरह से करते हैं। वो हमारी फैमिली नहीं करती, वो हमारे मतलब जो आगे का लाइफ पार्टनर होता है वो नहीं करता। तो उसके बारे में आप क्या बताओगे कि आपके दोस्त जब आप लिखते हो तो उस पर समीक्षा करते हैं, वो गलत है, सही है, या बताते हैं, या खुद आपको उसे कैसे टैकल करते हैं जब जो कोई आपकी है, गलतियाँ है, या लिखने में कुछ जो कुछ आता है? ये गलतियाँ मेनली कौशल बताता है। अगर मैंने कोई भी स्टेटस डाला है अपने व्हाट्सएप पर या कोई नया थॉट लिखा है, तो मैं 2 से 3 लोग हैं जिन्हें मैं अगर कोई कविता भी लिखी है तो सबसे पहले सुनाता हूँ। रविराज हुआ, विनीता है जो अभी जुड़ी है, कौशल है। मैं इन लोगों को सबसे पहले अपनी थॉट्स या कविताएँ बताता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ तो। और मेरी एक आदत है कि मैं जब भी कोई कविता लिखता हूँ, तो या फिर सुनाता भी हूँ, तो उसके पीछे का बैकग्राउंड बताना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि अगर पता हो कि मैंने ये शब्द क्यों लिखे हैं, जैसे एक शब्द है, एक लाइन है कि कैसे वो इठलाती होगी। तो मैं ये शब्द क्यों लिख रहा हूँ कि मैंने लिखा कि कैसे वो इठलाती होगी। तो मैं उसके पीछे का इमेजिनेशन बताता हूँ, उसके बाद मैं अपनी पूरी पोएट्री सबके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो ये चीज़ रविराज को भी पसंद है कि मैं बैकग्राउंड बनाता हूँ। तो बस यही सारी चीज़ें हैं कि मुझे इंस्पायर भी करती हैं और काफ़ी मेरे करीब हैं। मतलब आपको अपनी ज़िम्मेदारी भी पता है लेखक होने के नाते, और आपको शब्द का उपयोग किस तरह करना है ये भी मतलब पता है। लेकिन मराठी में ऐसे एक लेखक मतलब पु. ल. देशपांडे कहते हैं कि आप शब्द मतलब ऐसे ही मत यूज़ कर लो। वो जो शब्द है ना, उस शब्द को हर एक शब्द को अर्थ होता है। हर एक शब्द को उसकी-उसकी एक पहचान होती है। तो लेखक होने के नाते उसे मतलब न्याय देने की कोशिश करो।
वो खुद ही मिल जाएँगे आपको और खुद ही आपको लिखने के लिए इंस्पायर करेंगे। तो ये बात आप भी करते हो और या ये मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा और मतलब मैं बाकी लोगों में से पूछना चाहूँगी कि ज़्यादा देर तक हम मतलब बातचीत ये हमेशा ज़्यादा देर तक चली रहे, ये मुझे भी लग रहा है, लेकिन मतलब टाइम देखते समय हमें कम करनी चाहिए बातें या फिर कहीं पे तो रुकना होता है। तो मैं पूछूँगी और कोई सवाल किसको पूछना है, वो पूछ सकते हैं। उसके बाद हम मतलब हमारे इस मीट के अंत की ओर चले जाएँगे। हाँ, बोलिए मैम। नितेश जी। मैम ये अंत नहीं है ये अनुभव है। तो इसको अंत तो मैं नहीं कहूँगा। मैं आगे भी आपके साथ पूरी टीम, पूरे परिवार के साथ जुड़ा रहना चाहता हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लगा आज मिलके। बाकी जो कुछ पूछना चाहें वो आप पूछ सकते हैं। ज़रूर, अच्छा अनुभव हम कह सकते हैं, ये अंत नहीं। ओके, पूछ लीजिए किसी का को कोई पूछना है वो। चलो मैं ही कह देता हूँ कुछ। पहले तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप लोगों से मुझे मिलने का मौका मिला। बहुत नए-नए आइडियाज़, बहुत अच्छे-अच्छे थॉट्स लगे आप लोगों के और बहुत ही प्यारे लोग हो आप सब लोग। मैं हमेशा आगे भी आप लोगों से जुड़ा रहना चाहूँगा और थैंक यू नितेश, आपने इन सब लोगों से मिलाया मुझे। ये हमारी किस्मत थी कि आप सब रविराज से तो हम मिलते ही हैं, वो हमारे कलीग है उसके नाते। आप तीनों को इंसान के रूप में हमने आज देख लिया तो ये हम हमारी खुशनसीबी है, ऐसे हम कह सकते हैं। तो आपका ये प्रयास मतलब पॉकेट एफएम के साथ तो पॉकेट नॉवेल्स के साथ तो हमेशा ही बना रहे। आप एक ही नॉवेल पर ना रुके, आपकी बहुत सारी नॉवेल्स हमारे पॉकेट एफएम पर पॉकेट नॉवेल्स पर आए, अलग-अलग स्टोरी हमें पता चले। ये हमेशा दुआ रहेगी हमारी और ये हमेशा मतलब मन्नत रहेगी कि भगवान की ये हमें मिलता रहे आपकी ओर से और हमेशा इस नाते मतलब इस तरीके से या फिर उस तरीके से हम आपसे मिलते रहे। यही हमारा मतलब मन से हमारी मंसूबा है ये। तो हम इस अनुभव के आखिर तक चलते हैं। मतलब आप लिखते हो ये सबको पता है, आप कैसे लिखते हो इसका भी ज़िक्र इस ना उस टाइप से आपने कर दिया है। तो मुझे पता चला आपसे बात करते समय और रविराज ने भी इसका ज़िक्र किया कि आप शायर भी होने वाले हो। तो मैं इस मीट का अंत इस तरीके से करना चाहूँगी कि आप अपनी जो कविता है, जो आपको पसंद है या फिर आप हमें सुनाना चाहते हो, वो हम मतलब हमें सुनने में अच्छा लगेगा। हाँ, ओके मैम। जैसे अभी मैंने इमेजिन किया था कि मेरे युवा उड़ान करके मैं संस्था में हूँ जो एक बच्चों को पढ़ाने का काम करती है जो पढ़ नहीं पाते। कुछ गरीब बच्चे होते हैं। गोविंद जाट सर हमारे अध्यक्ष हैं, तो सोशल वर्क काफ़ी करती है इंदौर में युवा उड़ान। तो उन्होंने मुझे कहा था कि यार जो फेरों की भूमि होती है, जहाँ पर अष्टदिक्पाल विराजित होते हैं, 8 दिशाओं के स्वामी देव विराजित होते हैं, उसको आप डिटरमाइन करो एक लव पोएट्री के रूप में। तो मैंने काफ़ी कोशिश की और मैंने फिर पूरी तो नहीं है लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, पूरी नहीं है लेकिन अधूरी भी नहीं है। मैंने शब्दों को पूरा किया है। तो मैं सुनाऊँगा उसको कि एक जब एक फेरों की भूमि होती है जहाँ पर 7 फेरे लिए जाते हैं, वहाँ की कंडीशन क्या होती है। तो मैं गाकर सुनाऊँगा कि खनकेंगे उसके कंगना भी अब पायल में झनकारी हो। खनकेंगे उसके कंगना भी अब पायल में झनकारी हो। मेरे वाम पक्ष में बैठेगी जो सारे जग से न्यारी हो। खनकेंगे उसके कंगना भी अब पायल में झनकारी हो। जब हाथ में मेरे हाथ रखेगी देवों को अर्घ चढ़ाने को, सातों वचन निभाएगी वो, साथ मेरा बन जाने को, सातों वचन निभाएगी वो, साथ मेरा बन जाने को। मैं बिन पतवार की नाव बनूंगा, मैं बिन पतवार की नाव बनूंगा, अरे ओ मेरी पतवारी ओ,
खनकेंगे तेरे कंगना भी अब पायल में झनकारी हो, खनकेंगे तेरे कंगना भी अब पायल में झनकारी हो। तेरों की पुण्य भूमि पर बैठे जब मंद मंद मुस्काएगी, देगी हर पल साथ मेरा वो सातों वचन निभाएगी, देगी हर पल साथ मेरा वो सातों वचन निभाएगी। बस अभी इतना ही है। नमो नमः। बहुत खूब, क्या बहुत बात है, खूब। क्या बात है। बहुत बढ़िया। श्रेया जी, मैं एक पल के लिए आपको रोकना चाहूंगी। पता जरूर। नहीं क्यों जब से नितेश जी से बात हो रही है मेरे दिल में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि कहीं ना कहीं ये बंदा बहुत अच्छा गाते होंगे। तो जब आपने इतनी प्यारी कविता हमें आपके इतने प्यार भरे आवाज में सुना दी और आपने आपकी पूरी बातों के दरमियान बागबान का जिक्र किया ही है, तो क्यों ना उसकी दो लाइनें अगर गा के इस अनुभव का समारोह करें। नहीं मैम, बागवान मुझे सॉन्ग याद नहीं रहते, मेरे साथ ये दिक्कत है। हाँ, पोइट्री की लाइनें राइमिंग याद रहती हैं, लेकिन सॉन्ग याद नहीं रहते। मैं भी एक सॉन्ग पहले गुनगुनाता था, तो ये तो नहीं कर पाऊंगा अभी। बागों के हर फूल को अपना याद। कौशल काफी अच्छा मेरे सिंगर वो। अरे नहीं नहीं तू गा, वो बागों के हर फूल को अपना समझे बागवा, तू गाता था ना रूम पे। नहीं ये हो गया दो लाइन याद है। मैं जितनी अच्छे से कर पाता हूँ उतनी अच्छे से गानों में नहीं आता। ये है कि जो मैंने अभी गाकर सुनाया, वो मैंने रविराज से कहा है कि हम इसको परफॉर्म करेंगे और इसको एक गीत ही बनाएंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो रविराज जो अपना डायरेक्शन फील्ड एक अलग पॉकेट एफएम से सीख कर फिर अपने अनुभवों के दम पर कुछ ना कुछ बनाता रहता है फ्री टाइम में। मतलब ये बंदा कभी बैठता नहीं है। कुछ भी इसको ये कहता है कि यार 5 घंटे में बहुत कम मतलब ज़्यादा सो रहा हूँ। ये सिर्फ़ 5 या 4 घंटे सोता है। उसके बाद भी बोलता है कि यार मैं बहुत ज़्यादा सो रहा हूँ, मुझे और वक़्त चाहिए। इसने स्टेटस भी डाल रखा है कि मुझे कुछ स्पेस और चाहिए, 24 घंटे पर्याप्त नहीं है। तो उसमें हम इसको गाने के रूप में परफ़ॉर्म करेंगे, तो तब मैं चाहूँगा कि सभी लोग सुनें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक श्रेया गीत। जी। हाँ रवि। हाँ, एक गीत ना मैं सुबह उठा, मेरे दिमाग में एक लाइन चल रही थी, माटी तेरे कंकरों में बुद्ध का आशीष है। ना इसके आगे कुछ आ रहा था, नहीं मुझे इसके कुछ बाद आ रहा था। ये नितेश की लाइन है, तो मैंने इसको जस्ट कॉल किया कि भाई क्या है, मैं कब से पूरे आधे घंटे से यही सिर्फ एक ही लाइन गुनगुना जा रहा हूँ। तो फिर मैं नितेश को कहा, इसको कॉल किया, फिर इसने बताया कि ये लाइन है, देन फिर पूरा मुझे वापस से वो हुआ, फिर वो पूरी मैं गुनगुनाने लगा। तो एक बार नितेश के उससे वो हो जाए, मुझे हो जाए कि हम सुने वो गीत। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं सुनाता हूँ उसको कि मैंने धर्म और अपने भारत दोनों का दृष्टिकोण देखा और फिर मैंने ये गीत टाइप पोएट्री लिखी कि मुझे पूरे अपने भारत को इसमें इंक्लूड करना था। मैं कर नहीं पाया पूरे को, क्योंकि हमारा भारत बहुत विविध है, इसमें कई सारे अनुभव हैं। तो उतने अनुभव की अभी मेरी बुद्धि नहीं है कि मैं इतना सारा अनुभव गेन कर सकूँ एक एक वक़्त में। तो जितना हो सका मैंने किया। कि मेरे बोल थे ये कि नदियों में पूजित नीर है, जहाँ पत्थरों में ईश है। नदियों में पूजित नीर है, जहाँ पत्थरों में ईश है। माटी तेरे कंकरों में बुद्ध का आशीष है। चीर कर मेघों के सीने से निकलता तेज है। केसरी आभा में घुलता सूरज अलौकिक वेश है। रक्त की बूंदों से मरता नित्य जो परिवेश है। विश्व शिक्षक देश मेरा विरल इसका नीर है।
तन समर्पित मन समर्पित रक्त का अभिषेक है। विश्व शिक्षक देश मेरा विरले इसका नीर है। योग विद्या ज्ञान सागर शास्त्र सा संगीत है। माटी तेरे कंकरों में बुद्ध का आशीष है। माटी तेरे कंकरों में बुद्ध का आशीष है। कण कण में जिसके हो शिवा वो नर्मदा का देश है। कण कण में जिसके हो शिवा वो नर्मदा का देश है। भागीरथी सब तारती गंगा सा पावन तीर है। वृक्षों में पूजित नीर है जहाँ प्राणियों से मीत है। विश्व शिक्षक देश मेरा विरले उसका नीर है। बस इतना ही बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कमाल। मैं मतलब निशब्द हो हम लोग। ये गजब है ये ना। ये एक बार अगर दिमाग में चढ़ा ना फिर उठने वाला नहीं है ये गीत। बहुत ही शानदार है। सही बात कही आपने रविराज जी। हो गया आज। अगर कोई एक रीडर भी, अगर कोई एक मित्र भी, कोई एक अच्छा साहित्यकार भी मेरे साहित्य को नमोनमा करता है तो मुझे काफी अच्छा लगता है। मैं कहता हूँ कि मेरा शब्द सार्थक हो गए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने से नितेश जी। एक अलग तरीके का इंसान हमें आज मतलब ऐसे प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करने को मिला। ये मीट जो कोई दर्शक देखेगा उनसे मैं जरूर कहूंगी कि नितेश जी तो आपको इंसान के तौर पर इस वीडियो में मिलेंगे ही, लेकिन उनकी नॉवेल आप पढ़िए पॉकेट एफएम पॉकेट नॉवेल पे जो है अनमैच लव करके, वो जरूर पढ़िएगा। नितेश जी को फॉलो करिएगा, पॉकेट नॉवेल को फॉलो करिएगा और ये जो हमारा प्रयास चल रहा है नितेश जी के साथ उसको बहुत सारी शुभकामनाएं दीजिएगा। मैं मतलब रुकना नहीं चाहती क्योंकि टाइम का हमें लिमिट है। हम रुकना चाहिए कहीं ना कहीं तो आगे का मतलब प्रयास करने के लिए। तो ये प्रयास हमेशा ऐसा ही रहेगा। और नितेश जी आपको ये कहानी लिखने के लिए भी शुभकामनाएं, आपकी शायरी लिखने के लिए शुभकामनाएं और आपका जिंदगी का सफरनामा इस तरीके से दोस्तों से भरा रहे, प्यार से भरा रहे और कहानियों से भरा रहे। ये मेरी दिल से शुभकामनाएं और ये मेरी दिल से दुआ है। धन्यवाद। थैंक यू श्रेया, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू रितेश जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू नितेश, कौशल एंड विनीता। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। साहित्य के क्षेत्र में आप अच्छे झंडे गाड़िए। बिल्कुल, आप तीनों से मिलके बहुत 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 खुशी हुई और डेफिनेटली मैं और रविराज कुछ ना कुछ अलग अलग प्लान करते रहते हैं, तो कोशिश रहेगी आगे के लिए कि ये टीम और ज्यादा बड़ी हो जाए।